जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के इस सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि भारत पर विदेशी आक्रमण की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो विदेशी आक्रांताओं से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत के इतिहास में भी कुछ विदेशी आक्रांताओं का विवरण देखने के लिए मिलता है, तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्लास आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं उसे परचेज कीजिए ताकि ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे अपने क्लास की ओर। तो देखिए, यहाँ पर दिया है सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ है ये पारसी मतलब जो वर्तमान में ईरान है, ईरानी आक्रमण हुआ है। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। हखामनी वंश की जो स्थापना है ये साइरस द्वितीय ने किया था, जिसे कि कुरुस नाम भी दिया जाता है। तो भारत पे सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया है? ईरान ने किया है, जो उस समय पारस के नाम से जाना जाता था। और वंश कौन सा है? हखामनी। और हखामनी वंश का संस्थापक कौन है? साइरस द्वितीय, जिसे कि कुरुस भी नाम दिया जाता है। ईरान के राजा कुरुस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम, जिसे कि दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ने 516 ईसा पूर्व में कंबोज, पश्चिमी गांधार, सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और वहां पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए, जब ईरानी यहाँ पर हमला करते हैं तो उससे प्रभाव क्या होता है? भारत का पश्चिम के संग संबंध सुदृढ़ हुआ। देखिए, जब वो लोग यहाँ पर आए और भारत के राजाओं को उन्होंने परास्त किया या पराजित हुए, जो भी परिस्थितियां बनी, तो एक दूसरे के साथ उनका तालमेल संधि हुआ, तो जिससे पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हो गया। विदेशी व्यापार को भी बल मिला। यहाँ से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। देखिए, खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। ये अरमाइक लिपि के सहयोग से विकसित हुआ है। अरमाइक लिपि ईरान की लिपि है। भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधनों का विकास हुआ। और आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर यही खरोष्टी लिपि के बारे में विस्तार से दिया। यह पारसी संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जन्मी एक लिपि थी। इसका जन्म ईरान की अरमेइक लिपि से हुआ है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसका वर्णन हम लोगों ने पीछे कर रखा है। अब यहाँ पर दिया यूनानी आक्रमण। देखिए, पारसी आक्रमण के बाद यूनानी आक्रमण, जिसे मकदूनियाई आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। तो मकदूनियाई आक्रमण में जो सबसे प्रमुख आक्रमण था ये सिकंदर के द्वारा किया गया आक्रमण होता है। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनियाई, जिसे कि मेसिडोनिया भी कहते हैं, है ना, निवासी सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। सिकंदर मेसिडोनिया के छत्रप का मतलब होता है स्थानीय शासक, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। देखिए, सिकंदर के पिता का नाम है फिलिप द्वितीय। अगर कभी माता का नाम पूछ ले कि सिकंदर के माता का क्या नाम था, तो नाम याद रखिएगा ओलंपियस, है ना। इनके माता का नाम था ओलंपियस। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और माता का नाम था ओलंपियस का पुत्र था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। मतलब जैसे देखिए, अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो 2024 तो ये जाएगा ही जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें 326 आप और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप जब 326 ऐड करेंगे तो लगभग 2350 वर्ष पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया था। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया?
सिकंदर का भारत विजय अभियान। सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। तो देखिए खैबर दर्रा, ये दर्रा वर्तमान के पाकिस्तान में, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। ये तो 1947 में बंटवारा होता है और भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। तो वर्तमान में आपको याद रखना है जो खैबर दर्रा है, ये पाकिस्तान का एक प्रांत है, पख्तूनख्वा प्रांत, पख्तूनख्वा, है ना। इस प्रांत में खैबर दर्रा स्थित है। ये एक पर्वतीय दर्रा है जो अफगानिस्तान के नांगरहार के साथ सीमा साझा करता है। तो कुछ बिंदु याद रखिएगा खैबर दर्रे के बारे में, ये विश्व भूगोल के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत का पर्वतीय दर्रा है जो कि अफगानिस्तान के नांगरहार के साथ सीमा साझा करता है। अब सिकंदर से पहले देखिए, सिकंदर ने सबसे पहले असुजित, निसा, अश्वक जनजातियों को हराया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आम्भी तक्षशिला का शासक था, इसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर से जा मिला और सहयोग का आश्वासन भी इसने दिया। आम्भी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर दिया पौरुष का युद्ध, जिसे कि बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है ना, इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, कर्री का युद्ध, इसी को हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा फेमस युद्ध है, इसमें आपने जरूर छोटी कक्षाओं में कहानियां सुनी होगी कि राजा सिकंदर और पुरुष का युद्ध होता है। उसमें पुरुष तो जो राजा पुरु होता है वो परास्त हो जाता है। तब सिकंदर उसे बंदी बनाता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पुरु ने बहुत ही वीरता के साथ जवाब दिया कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार किया जाए, और इस पर सिकंदर प्रसन्न हो जाता है और उससे मित्रता कर लेते हैं। तो यही युद्ध है यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, यह युद्ध पुरु, जिसे कि पौरुष कहा जाता था, तथा सिकंदर के मध्य झेलम एवं चिनाब नदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें पुरु की हार होती है। पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु को का राज्य वापस लौटा दिया और पुरु से मित्रता कर ली। पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, परंतु सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर देती है। अब देखिए सिकंदर की सेना आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती है, इसका एक कारण यहाँ पर दिया है। उसकी सेना थक चुकी थी और बीमारी से भी ग्रसित थी। भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल चुकी थी, मतलब उन्हें पता चल चुका था कि भारत में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। नंद के शासक घनानंद की विशाल सेना की जानकारी मिल गई थी उन्हें, है ना। देखिए घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। स्वदेश से बाहर 10 माह बिताने के बाद सैनिक घर वापस जाना चाहते थे। मतलब ये जो विश्व विजय का मिशन लेकर निकले थे, 10 माह से अधिक हो चुके थे, तो इनके सैनिक वापस जाना चाहते थे। सेना के इनकार के बाद सिकंदर ने दुखी मन से कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठावान एवं कायरतापूर्ण डर से दबे हुए। इस घटना के बाद सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला जाता है। मतलब देखिए जब सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर देती है तो सिकंदर क्या करता है, जितने क्षेत्रों को उसने जीता हुआ था उसका सेनापति होता है फिलिप, इसे देता है और यहाँ से वापस चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया सिकंदर के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य दिए, तो याद रखिएगा सिकंदर मकदूनिया का शासक था, यह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इसके माता का नाम हम लोगों ने पीछे देख रखा है ओलंपियस, है ना। अच्छा ये चीज भी यहाँ से याद रखिएगा, सिकंदर ने 3 शादियां की थी, मतलब इनकी 3 पत्नियां थी। उनकी पत्नियों का नाम है, सब पहली पत्नी बैक्ट्रिया, है ना। बैक्ट्रिया को हेपसेप्टुस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है एस्ट्रिया और तीसरी है रुक्साना। तो इसकी 3 पत्नियां थी। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम होता है के नाम पर बसाया, और निकैया अपनी विजय स्मृति में बसाए थे। तो बुकाफेला और निकैया ये प्राचीन भारत में 2 शहर थे जो सिकंदर ने बसाए थे। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। इसका जन्म मकदोनिया में होता है जो कि यूरोप में है, मृत्यु बेबीलोन में होती है जो कि एशिया में है, और इसका अंतिम संस्कार अलेक्जेंड्रिया में होता है जो कि अफ्रीका में। देखिए जन्म यूरोप में, मृत्यु बेबीलोन में मतलब एशिया में, और अंतिम संस्कार अफ्रीका में। सिकंदर इकलौता ऐसा महापुरुष है जिसकी जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग देश में हुए हैं। यही तथ्य यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया सिकंदर के प्रमुख सैन्य अधिकारी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है। निरयाकस सिकंदर का सैन्य अधिकारी है। निरयाकस सिकंदर का सहपाठी था और उसका जल सेना अध्यक्ष था। आगे दिया टॉलमी, यह लागूस का पुत्र था। टॉलमी बाद में मिस्र का शासक बनाए। लियानेट्रस, यह सिकंदर का सबसे विश्वासी अंग रक्षक था। और आगे यहाँ पर दिया दोस्तों देखिए एब्रियस के बारे में है। इसे अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण दुगना वेतन दिया जाता था। प्लूकेस्टास मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान इसने ही उसे पवित्र ढाल को अपने हाथ में रखा था, जिसे सिकंदर ने ट्राय के इथना मंदिर से प्राप्त किया था। इस ढाल को सिकंदर सदैव अपने पास रखता था।
हेफेस्तियान एवं पेरिडियस सिकंदर के सेनापति थे। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि असफलता के कारण क्या है कि भारत में सिकंदर हार जाते हैं। उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सॉरी सिकंदर की असफलता के कारण की बात हो रही है दोस्तों, माफ कीजिएगा मैंने असफलता बोला। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय सत्ता का मतलब भारत कई छोटे छोटे राजाओं के टुकड़ियों में टूटा हुआ था और सब एक दूसरे का विरोध करते थे। इसका फायदा सिकंदर को मिला था। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी बात सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। मतलब जो एक राजा होते तो मतलब एक राजा है वो दूसरे राजा से जलता है, उससे घृणा करता है, तो उसे हराने के लिए वो सिकंदर का साथ दिया। तो इस तरीके से सिकंदर भारत में जीत जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक सेनापति का नाम नहीं दिया, सेल्यूकस निकेटर है ना, इसका भी नाम याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और इसके बाद ये अपनी पुत्री की शादी उनसे कर देता है। तो दोस्तों ये भारत में हुए विदेशी आक्रमण रहे, पारसी और यूनानी, ये दो आक्रमण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यूनानी कहने का मतलब है मकदोनियाई, है ना, जो सिकंदर ने किया था। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतिहास की ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्य भारत का इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास पूरा डन करेंगे। अगर आप इस इतिहास के सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं, इसके बाद आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, हिस्ट्री में आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें कि संगम युग की चर्चा करेंगे। ये जो संगम युग है इसमें तमिल मतलब ये साउथ इंडिया के से शुरुआत होता है, तो इसकी कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।